नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं तमाम यूपी की दमदार खबरें। और शुरुआत यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की अपडेट के साथ। आज यूपी सरकार ने 7,301 करोड़ के अनुपूरक बजट को पेश किया। जब यह बजट पेश किया जा रहा था उसी वक्त महंगाई पर चर्चा के लिए विपक्ष हंगामा कर रहा था और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को राजनीति का राम कहा और इसी के साथ बदल गया सारा मुद्दा। ये तो राजनीति के राम है, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे। तो सवाल ये है कि सियासत में असुर कौन है और कैसे राजनीति के राम उन आसुरी शक्तियों का नाश कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि राम का जो आविर्भाव हुआ था वो आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए हुआ था, तो वो संदर्भ वहाँ इस प्रकार का आया, तो इसलिए मैंने कह दिया कि उन्होंने कहा ये जो है राजनीति के राम है। सुरेश खन्ना के इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सीएम योगी मठ के संत हैं, बाकी कुछ भी नहीं। आसुरी शक्तियां मंदिर बंद कराती हैं। बीजेपी अपने ही दाव अपने ही पर मारती है। असुर लोगों का रोल वही अदा करती है। राम का रोल कभी मंदिर तो बना रही, लेकिन राम का रोल कभी नहीं उन्होंने निभाया। राम बंटवारा नहीं करते थे, बंटवारा करते हैं हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं। आसुरी शक्तियों की बात करने वाले लोग इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते। योगी की तुलना भगवान से करने वाले लोग सियासत कर रहे हैं। राम के नाम पर सियासत के बीच अनुपूरक बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। रोजगार के लिए 3,000 करोड़ के पैकेज की व्यवस्था की गई है। युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गन्ना किसानों का भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का बजट में प्रावधान है। राजधानी लखनऊ में बनने वाले अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 209 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की भरपाई के लिए योगी सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपए इस बजट में शिक्षा मित्रों और आशा वर्करों का भी ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इससे पहले सत्र शुरू होते ही आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि सदन की कार्यवाही को 40 मिनट तक स्थगित करना पड़ा। सत्र शुरू होते ही आज विपक्षी दलों ने सदन में कानून व्यवस्था महंगाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को 40 मिनट तक स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक पैदल मार्च करके विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। महंगाई के विषय को लेकर, किसानों के विषय को लेकर, नौजवानों के विषय को लेकर, गरीब के विषय को लेकर, आरक्षण के विषय को लेकर हम सदन में चर्चा करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करना चाहते। सरकार तो चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार तो भाग रही है। वहीं महंगाई पर चर्चा न होने से नाराज समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सब चीज महंगी हो गई, जनता त्राही त्राही कर रही है। इसी मुद्दों पर हम लोग उठाना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। विधानसभा अध्यक्ष सरकार सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए हम लोग बाहर आए। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है और उस पर भारत में भी राजनीति शुरू हो गई है। कई लोग तालिबान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं और इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। सबसे पहले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन किया। हालांकि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद बर्क ने अपने बयान पर सफाई देनी शुरू कर दी। बर्क के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने तालिबान का समर्थन किया। इसके अलावा संभल से एसपी के नेता चौधरी फैजान ने भी तालिबान को बधाई दी। इसे लेकर अब सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है।
और इस सियासी विवाद के बीच एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर संभल में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद बर्क के सुर बदल गए। उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। एसपी सांसद बर्क के खिलाफ देशद्रोह की सफाई मुकदमा दर्ज होने के बाद अब बदले हैं कैसे सुर, सुनिए। तालिबान के समर्थन में भारतीय मौलाना और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने समर्थन किया है। बाद में सफाई देते हुए कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? ये तोड़ मोड़ कर मेरा बयान गलत बयान किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान का समर्थन किया है। शुमाली अफगानिस्तान और हजारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूं। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही खवातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद। वहीं संभल में भी एसपी नेता चौधरी फैजान ने अपनी फेसबुक पर लिखा था, मुल्ला गनी बरादर को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने पर दिली मुबारकबाद। अब सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। तालिबान के को लेकर इस हमदर्दी के मायने क्या हैं, मतलब क्या है, वो सोच क्या है जो कभी तालिबान पैदा करता है कहीं पर और कहीं उसके हमदर्द हिंदुस्तान में। रात 8 बजे महाबहस इसी पर है, लेकिन जो सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं, इस पर मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि एसपी सांसद बर्क के बयान से उनकी पार्टी की विचारधारा अब खुलकर सामने आ गई है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज एटीएस काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश की, आप मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस सेना पर भरोसा नहीं करती, आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप। आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है। ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है, ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है। तो हिंदुस्तान में कितने तालिबानी, रात 8 बजे महाबहस इसी पर है, जरूर जुड़िए। और अब बात बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की करते हैं। 16 अगस्त से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। प्रदेश में सभी 7 केंद्रीय मंत्री जनता के बीच जाकर फीडबैक ले रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अगुवाई में यात्रा महाराजगंज पहुंच गई है और यहां यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी, बीजेपी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी को 90 से 95% ब्राह्मणों का वोट मिलेगा। वहीं गाजियाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री BL शर्मा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा का शास्त्री नगर में समापन हो गया। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक यात्रा के जरिए लोगों को काफी सहयोग इसमें मिला। बहराइच में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई और जनता से फीडबैक लिया गया। बाराबंकी पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी को ही ब्राह्मण वोट मिलेगा, विपक्ष को बड़ा नुकसान होगा। लोगों का आशीर्वाद बाराबंकी जनपद में मिल चुका है, जगह जगह जन सैलाब उमड़ रहा है और फिर से इस बार जो जनता का रुझान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो सपा और बसपा और कांग्रेस के जो पिछले बार 1917 में उनके सीटें मिली थी और वोट मिला था, उससे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलेगा और विपक्ष को जो सीटें मिली थी उससे कम सीटें मिली। कोई ब्राह्मण भाजपा से नाराज नहीं है। जो बीएसपी और सपा में पहले के कार्यकर्ता हैं वही लोग ये हल्ला मचाते हैं। 90% 95% ब्राह्मण का वोट बीजेपी के साथ। तो एक तरफ पूरे देश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लगातार बैठकें कर जीत की रणनीति बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लगातार बैठकों में जुटे हैं। राधा मोहन सिंह ने कन्नौज में अहम बैठक की। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राधा मोहन सिंह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। हिंदुस्तान के जितने भी राज्य, उसमें यदि हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ भूमिका
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है और उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से आभारी है कि योगी सरकार आने के बाद मोदी जी के मार्गदर्शन में आज माफिया का आतंक समाप्त हुआ है और विकास की गति तेज हुई है। 2022 में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी संगठन की मजबूती पर फोकस कर रही है। इसके लिए 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान की शुरुआत की जाएगी। 23 अगस्त को यहाँ 7,000 से ज़्यादा जो हमारे शक्ति केंद्र सेक्टर्स, वहाँ हमारे शक्ति केंद्र के सब पदाधिकारी रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधन करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक मंत्री के पास 2 विभाग हैं, लेकिन एक विभाग जो काम 100 रुपए में करा रहा है, वहीं दूसरा विभाग उसी काम को 300 रुपए में करा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि जल निगम की अपेक्षा जल जीवन मिशन में ज्यादा रेट पर काम कराया गया है और सामान भी ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है। जल निगम में परिसर में मिट्टी भराई 150 रुपए प्रति घन मीटर होती है। महेंद्र सिंह जी के विभाग में जल जीवन मिशन में 521 रुपए प्रति घन मीटर होती है। 200 मिलीमीटर व्यास की नाली का निर्माण जल निगम में 1340 रुपए प्रति मीटर होता है। जल जीवन मिशन में महेंद्र सिंह जी के द्वारा वही काम 1605 रुपए प्रति मीटर कराया जा रहा है। 2 गुना 3 गुना 40%, 50% दाम बढ़ाकर आप वही काम जो जल निगम करता है, वही काम आप जल जीवन मिशन के माध्यम से बढ़े दामों पर क्यों करा रहे हैं? इसके पीछे कितनी कमीशनखोरी है, कितना भ्रष्टाचार है, ये हम जानना चाहते हैं। यूपी की और भी दमदार खबरें कुछ ही पलों में। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हत्या की आशंका जताने के केस में बाराबंकी विशेष सत्र न्यायाधीश ने बांदा जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के आधार पर सुरक्षा मुख्तार को देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्तार की सुरक्षा में किसी तरह की ढील न हो। सुरक्षा को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही कोर्ट ने महानिदेशक कारागार को भी आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सत्र न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट श्री कमलकांत श्रीवास्तव साहब ने आदेश पारित किया है कि बांदा जेल सुप्रिंटेंडेंट उनको जेल मैनुअल के हिसाब से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें तथा जेल महानिदेशक को उसकी एक कॉपी भेजने का भी आदेश किया है कि वो अपने स्तर पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। अब बात बाढ़ के कहर की। बलरामपुर में तराई के मैदानी क्षेत्र में बहने वाली राप्ती नदी तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा रही है। 100 से ज्यादा तटवर्ती गांव में दहशत है। धीरे धीरे कल्याणपुर गांव का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। रोहिणी नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। राप्ती, घाघरा सहित अन्य नदियां खतरे के निशान को पार कर गए हैं। राजघाट पर राप्ती नदी के किनारे बने गुरु गोरक्षनाथ घाट और बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट राप्ती नदी के पानी में डूब चुके हैं। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।